हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका मम्मानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, आज जो टॉपिक हम समझने जा रहे हैं वो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि जर्नल। तो आज हम क्या देखेंगे? नेम ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मीनिंग एंड फॉर्मेट ऑफ जर्नल, फीचर्स ऑफ जर्नल, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ जर्नल, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज इन जर्नल। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास में। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जिन बुक्स में एंटर किया जाता है, लिखा जाता है, उन बुक्स को क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। तो जनरल ही ऐसी बुक है जो जिसमें क्या किया जाता है, डे टू डे के सभी ट्रांजैक्शंस को कैसे लिखा जाता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है और डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। तो जर्नल को हिंदी में क्या बोलते हैं? रोज नामचा। जैसे किसी भी पर्सन के लिए डायरी होती है, तो ये बिजनेस के लिए क्या करती है? एक डायरी का काम करती है। अच्छा, इस छोटे बिजनेसेस में जहाँ ट्रांजेक्शन का नंबर क्या होता है, कम होता है, वहाँ एक ही जर्नल से काम चल जाता है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का आकार बढ़ता है, साइज बढ़ता है, तो ट्रांजेक्शन का नंबर भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो एक ही जर्नल में रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं होता और लेंदी हो जाता है। तो इस जर्नल को क्या किया जाता है? आगे और बुक्स में डिवाइड कर दिया जाता है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल। और जर्नल की कई सारी बुक्स खोली जाती हैं बिजनेस में, ट्रांजेक्शन्स के नेचर के अकॉर्डिंग आगे कई बुक्स खोली जाती हैं। इन बुक्स को क्या बोला जाता है? सब्सिडरी बुक्स बोला जाता है। तो ये सब्सिडरी बुक्स क्या कौन कौन सी होती हैं? इनमें सबसे पहली है कैश बुक, सेकंड परचेज, थर्ड सेल्स बुक, फोर्थ परचेज रिटर्न बुक, फिफ्थ सेल्स रिटर्न बुक, इसके बाद सिक्स आती है बिल्स रिसीवेबल बुक, सेवन नंबर पे बिल्स पेबल बुक, और सबसे लास्ट एट जनरल प्रॉपर। ये सब बुक्स क्या कहलाती हैं? सब्सिडरी बुक्स या सहायक पुस्तकें कहलाती हैं। मतलब ये जनरल की सब्सिडरी बुक्स हो गई है ना। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सब डिवीजन ऑफ जनरल बोला जाता है। अच्छा, इसके बाद है इन बुक्स को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसे ही ट्रांजेक्शन होते हैं तो उन्हें सबसे पहले कहाँ लिखा जाता है? इन बुक्स में एंटर कर दिया जाता है, रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो इन्हें क्या बोला जाता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। अच्छा, किसी भी बिजनेस के लिए ये सारी बुक्स खोलना, सब्सिडरी बुक्स खोलना कंपलसरी नहीं होता। लेकिन बिजनेस में बिजनेस की आवश्यकता के अनुसार, उसकी नीड के अनुसार कुछ या सारी सब्सिडरी बुक्स खोली जा सकती है। जैसे किसी बिजनेस में परचेज और सेल्स ज्यादा है, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न इतनी ज्यादा नहीं है, तो वो क्या खोल सकते हैं? परचेज बुक और सेल्स बुक खोल सकते हैं। बाकी की सब्सिडरी बुक्स खोलना उनके लिए कंपलसरी नहीं है। जैसे कैश ट्रांजेक्शन भी बिजनेस में ज्यादा है तो कैश बुक खोली जा सकती है। मतलब बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अकॉर्डिंग सब्सिडरी बुक्स खोली जा सकती हैं। आज हम अपने चैप्टर में इस लेक्चर में केवल जनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरल क्या है? जनरल है अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एट फर्स्ट। एक प्रारंभिक लेखे की बुक है जिसमें व्यवसायिक लेन देनों को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये क्या है? जनरल एक्चुअली है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल आल ट्रांजेक्शन। सभी व्यवसायिक लेन देनों का तिथिवार रिकॉर्ड है। इसमें डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है हर ट्रांजेक्शन को, और जिसमें हर ट्रांजेक्शन में किस अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किए जाने वाले अकाउंट का नाम और उसकी अमाउंट भी दी हुई होती है। इस जनरल में हर ट्रांजेक्शन में किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, उसका नाम लिखा हुआ होता है और उसकी अमाउंट भी उसके आगे लिखी हुई होती है। अच्छा, कई बार क्या होता है, बिजनेस का साइज अगर बहुत बड़ा है, बिजनेस ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, तो जनरल से पहले भी एक क्या बनाई जाती है? वेस्ट बुक, या जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम बुक बनाई जाती है। इसमें जनरल से पहले सारे ट्रांजेक्शन को लिख लिया जाता है ताकि भूल न जाए, है ना, ट्रांजेक्शन से भूल भूल न जाए। तो इस बुक को क्या बोला जाता है? मेमोरेंडम या वेस्ट बुक बोला जाता है। और इस वेस्ट बुक या मेमोरेंडम बुक में से किसमें एंट्री की जाती है? जनरल में एंट्री की जाती है। लेकिन ये वेस्ट बुक या मेमोरेंडम बुक खोलना कंपलसरी नहीं होता है ना।
कई बार क्या होता है, बहुत बड़ा बिजनेस है जहाँ पे डे टू डे बहुत ट्रांजेक्शन होते हैं, तो एकदम से जर्नल में भी रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता, तो पहले कहाँ कर दिया जाता है, मेमोरेंडम बुक या वेस्ट बुक में उन्हें लिख लिया जाता है, एक फौरी तौर पर लिख लिया जाता है, और उसके बाद रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है, जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। देख लेते हैं फीचर्स ऑफ जर्नल। तो सबसे पहले इसका फीचर क्या है कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जनरल क्या है, एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। ट्रांजेक्शन्स को होते ही किसमें रिकॉर्ड कर दिया जाता है, जनरल में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। सेकंड है कि जनरल इज ओनली बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, नॉट प्रिंसिपल बुक। जनरल क्या है, खाली बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, प्रिंसिपल बुक नहीं है। आगे इन ट्रांजेक्शन्स को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, कहाँ इसकी पोस्टिंग की जाती है, लेजर में। तो लेजर क्या है, प्रिंसिपल बुक है। थर्ड है कि डे टू डे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जनरल में ट्रांजेक्शन्स को डे टू डे रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन होते हैं उसी दिन इसको कहाँ रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जनरल में रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। फोर्थ इसका फीचर है ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है ना, तिथिवार इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। फिफ्थ इसका फीचर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब जनरल में हर ट्रांजेक्शन को क्या मिलती है, पहचान मिलती है, आइडेंटिफिकेशन मिलता है। हर ट्रांजेक्शन में किस अकाउंट को डेबिट किया गया है, किसको क्रेडिट किया गया है, उस ट्रांजेक्शन की अमाउंट कितनी है, उसका नरेशन, हर ट्रांजेक्शन के बारे में क्या मिल जाती है, आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है। इसके बाद इसका सिक्स फीचर है ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग द रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मतलब जनरल में ट्रांजेक्शन्स को डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद है कि नरेशन है ना, फीचर इसका क्या है, नरेशन ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। मतलब हर ट्रांजेक्शन की एंट्री के बाद उसके नीचे क्या लिखा जाता है, नरेशन लिखा जाता है। नरेशन मतलब समरी ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एट इसका फीचर है कंपाउंड एंट्री। मतलब कई बार एक ही एंट्री में एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स को भी क्या कर दिया जाता है, रिकॉर्ड कर दिया जाता है, जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। तो ऐसी एंट्री को क्या बोला जाता है, कंपाउंड एंट्री बोला जाता है। तो ये फीचर्स हैं जनरल। अब देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ जनरल। जनरल के क्या काम है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। सभी व्यावसायिक लेन देनों का तिथिवार क्या किया जाता है, रिकॉर्डिंग की जाती है, डेट वाइज रिकॉर्डिंग की जाती है। सेकंड है एनालिसिस ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इन डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मतलब दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। किन पहलुओं में, डेबिट और क्रेडिट के रूप में इसका एनालिसिस किया जाता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। थर्ड क्या है, प्रिपेयर अ बेस ऑफ पोस्टिंग इन लेजर। मतलब आगे जनरल के बाद लेजर में पोस्टिंग के लिए एक आधार तैयार कर लिया जाता है ना, जनरल के रूप में एक बेस तैयार किया कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें पता चल जाता है कि हर ट्रांजेक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अच्छा, फोर्थ इसका क्या है, फोर्थ है गिव आइडेंटिफिकेशन टू ईच ट्रांजेक्शन बाय फुली एंड परमानेंट रिकॉर्डिंग इन वन प्लेस। मतलब हर बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक ही जगह पर पूरी तरह से रिकॉर्ड करके उसे क्या दी जाती है, अलग से एक पहचान दी जाती है। तो अब देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ जनरल। तो जो जनरल के फीचर्स हैं उन्हीं को ही हम जनरल के एडवांटेजेस के तौर पे लिख सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जनरल लिखने के क्या एडवांटेजेस है, क्या लाभ है। तो जो हम जनरल के फीचर्स पढ़ चुके हैं उन्हीं को ही एडवांटेजेस के रूप में, लाभों के रूप में चेंज करके लिख सकते हैं। तो क्या है, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट तो इसका एडवांटेज क्या है, फुली रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। क्योंकि जनरल में ट्रांजेक्शन को होते ही लिख लिया जाता है, इसलिए किसी भी ट्रांजेक्शन को लिखने से छूटने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हर ट्रांजेक्शन जैसे ही होता है उसको किस में रिकॉर्ड एंटर कर लिया जाता है, जनरल में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन लिखने से छूटना बच जाते हैं ना, पॉसिबिलिटी उसकी कम हो जाती है। सेकेंड है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन।
क्योंकि जनरल में सारे ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए कभी इन फ्यूचर किसी ट्रांजेक्शन के बारे में जानना हो या उसे ढूंढना हो तो उसको जनरल में देख के देखा जा सकता है और उसको चेक किया जा सकता है। थर्ड इसका एडवांटेज क्या है, एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन इन डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। जनरल में हर ट्रांजेक्शन का एनालिसिस हो जाता है, हर लेन देन के बारे में पता चल जाता है कि किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो इससे क्या होता है, लेजर में पोस्टिंग करना थोड़ा इजी हो जाता है। फोर्थ क्या है, नरेशन ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। जनरल में हर ट्रांजेक्शन को एंटर करने के बाद उसकी एंट्री के नीचे क्या लिखा जाता है, नरेशन लिखा जाता है, उस ट्रांजेक्शन की समरी लिखी जाती है। इसलिए जब जनरल से लेजर में पोस्टिंग की जाती है तो उसका नरेशन लिखना जरूरी, लेजर में उसको लिखना जरूरी नहीं होता, जनरल से ही उसके नरेशन का पता चल जाता है। फिफ्थ एडवांटेज क्या है कि चेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, है ना। जब कई बार जनरल के बाद क्या होता है, लेजर में पोस्टिंग होती है और उस लेजर के बाद क्या तैयार किया जाता है, ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस की जो दोनों बैलेंस दोनों साइड है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, उनका टोटल मिलना जरूरी होता है। मैथमेटिकल एक्यूरेसी की जांच हो जाती है। तो कई बार अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल नहीं मिलता है तो जनरल से ट्रांजेक्शन की चेकिंग हो जाती है कि कौन सा ट्रांजेक्शन रह गया है, किस ट्रांजेक्शन में एरर है। तो जनरल से ट्रांजेक्शन की चेकिंग करना इजी हो जाता है। सिक्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। जनरल में सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह लिखा जाता है तो उससे हर ट्रांजेक्शन, हर लेन देन को क्या मिलती है, एक पहचान मिलती है कि इस ट्रांजेक्शन की अमाउंट कितनी है, किस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है और इसकी समरी क्या है। तो हर जनरल में हर ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज क्या है, कन्वीनियंट पोस्टिंग इन लेजर। जब ट्रांजेक्शन होते ही जनरल में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, एक बार उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है तो अकाउंटेंट अपनी सुविधा अनुसार आगे इसको लेजर में पोस्ट कर सकता है ना। एकदम लेजर में एकदम से पोस्टिंग करना कंपलसरी नहीं होता, उसको अपनी सुविधा अनुसार लेजर में पोस्टिंग की जा सकती है। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ जनरल। अब देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ जनरल, जनरल की क्या सीमाएं हैं। तो फर्स्ट तो इसका है, जनरल इज नॉट सफिशिएंट इन लार्ज बिजनेस। जब बिजनेस का आकार बड़ा हो जाता है तो ट्रांजेक्शन का नंबर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इन सारे ट्रांजेक्शन को एक ही बुक में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। जनरल फिर क्या होती है, हैंडी नहीं रह जाती है, बड़ा उसका आकार बड़ा हो जाता है तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, सब्सिडरी बुक्स खोलनी ही पड़ती है अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन। परचेज बुक और सेल्स बुक खोलनी ही पड़ती है, एक ही जनरल से काम नहीं चलता। सेकंड इसकी लिमिटेशन है, लेंदी प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग इन कंडीशन ऑफ रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन। कई बार बिजनेस में रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन होते हैं तो सेम अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है और सेम अकाउंट को ही क्रेडिट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए बिजनेस में 5 दिन लगातार मोहन से माल खरीदा गया, 11, 12, 13, 14 और 15 को। तो मोहन का अकाउंट, तो क्योंकि जनरल में क्रोनोलॉजिकल पोस्टिंग होती है ट्रांजेक्शन्स की, तो 11 तारीख को भी सेम एंट्री करनी पड़ेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, और 12 को भी, और 13, 14, 15, 5 दिन ये कंटिन्यूअस जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा और मोहन का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इससे कई बार लेजर में पोस्टिंग करना थोड़ा लेंदी वर्क हो जाता है, प्रोसीजर उसका लंबा हो जाता है। थर्ड है, सेपरेट बुक फॉर कैश ट्रांजेक्शन टू फाइंड आउट डेली कैश बैलेंस। बिजनेस में प्रतिदिन का नकद शेष, कैश बैलेंस जानने के लिए कैश बुक खोलनी ही पड़ती है ना, अलग से बुक खोलनी पड़ती है जिसको क्या बोला जाता है, कैश बुक बोला जाता है। तो कैश ट्रांजेक्शन्स को जनरल में रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं होता है, ये इसकी लिमिटेशन है। फोर्थ है, डिफिकल्ट टू फाइंड आउट इमीडिएट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। कई बार खाली जनरल से जरूरी, एकदम से तुरंत अगर कोई जरूरी सूचना चाहिए होती है तो वो मिल नहीं पाती है। जैसे हमें जानना हो कि मोहन को कितना अमाउंट देना है या उससे कितना अमाउंट लेना है, तो जनरल से एकदम से फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनरल से उसके सारे ट्रांजेक्शन चेक करने पड़ेंगे कि मोहन से कब कब कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ। लेकिन लेजर से ये इमीडिएट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेजर में मोहन का अकाउंट चेक करके हम देख सकते हैं कि उस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, तो कितना अमाउंट उसको देना है या कितना लेना है। तो ये कुछ जनरल की लिमिटेशन है।
लेकिन कितनी भी लिमिटेशंस हो, जर्नल खोलना हर बिजनेस के लिए क्या होता है, कंपलसरी होता है, एक जरूरी बुक है जर्नल खोलना। अब हम देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। ये जर्नल का फॉर्मेट मैंने ड्रॉ किया है। ऊपर लिखेंगे जर्नल ऑफ जिस भी फर्म का नाम है वो। तो 5 कॉलम होते हैं जर्नल में। फर्स्ट है डेट, सेकंड है पार्टिकुलर्स, थर्ड है लेजर फॉलियो नंबर, फोर्थ है अमाउंट डेबिट रुपीज, फिफ्थ है अमाउंट क्रेडिट रुपीज। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं सारे फॉर्मेट की। फर्स्ट कॉलम कौन सा है, डेट। तो डेट में हम क्या लिखेंगे, डेट में लिखा जाएगा जनरल के फर्स्ट कॉलम डेट में डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखी जाती है। जिस डेट को ट्रांजैक्शन होता है उसकी डेट लिखी जाती है। तो इसमें ईयर और मंथ तो एक बार लिखा जाएगा ऊपर, जब तक कि वो चेंज ना हो जाए। जैसे जनवरी महीना चल रहा है तो ऊपर जनवरी 2024 लिखा जाएगा एक बार, और फिर 1 2 3 4 जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्योंकि जर्नल में पोस्ट एंट्री रिकॉर्डिंग की जाती है तो डेट लिखी जाएगी जब तक कि वो महीना और ईयर चेंज हो जाता है। तो जैसे जनवरी के सारे ट्रांजैक्शन में ऊपर लिखा जाएगा जनवरी 2024, फिर 31 जनवरी के बाद जैसे ही महीना चेंज हो जाता है तो क्या लिखते हैं, फरवरी 24। मतलब जब तक चेंज नहीं हो जाता तब तक महीना और ईयर सेम डालेंगे और बाकी डेट लिखते जाएंगे। सेकंड क्या है, पार्टिकुलर्स का। तो पार्टिकुलर्स में हर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एंट्री लिखी जाती है। एंट्री किस तरह लिखी जाती है, क्योंकि हमको पता है कि हर ट्रांजैक्शन से 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो पहला एक तो अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो फर्स्ट वाली लाइन में तो जो अकाउंट डेबिट होता है उसको लिखा जाता है, और सेकंड वाली लाइन में जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसको लिखा जाता है। और क्रेडिट जो अकाउंट होता है उससे पहले क्या लिखा जाता है, टू वर्ड लिखा जाता है। और दूसरी लाइन के पहले क्या किया जाता है, थोड़ा गैप छोड़ा जाता है ताकि डेबिट एंड क्रेडिट अलग अलग देखने में आ जाए। इसको हम अभी आगे एक जनरल एंट्री का एग्जांपल देखें, उससे समझेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब जनरल एंट्री हो जाती है उसके बाद उसका क्या लिखा जाता है, हर ट्रांजैक्शन का नरेशन लिखा जाता है। नरेशन में क्या होता है, नरेशन में समरी ऑफ ट्रांजैक्शन लिखा जाता है, ठीक है ना। समरी ऑफ ट्रांजैक्शन लिखी जाती है। तो नरेशन इस तरह होना चाहिए, थोड़ा शॉर्ट में होना चाहिए, लेकिन होना इस तरह चाहिए कि उससे पूरा ट्रांजैक्शन अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। थर्ड कॉलम है लेजर फॉलियो नंबर। क्योंकि जनरल में जितनी भी एंट्रीज की जाती है उन सब की बाद में पोस्टिंग कहाँ की जाती है, लेजर में की जाती है। तो लेजर के जिस पेज में उस एंट्री की पोस्टिंग की गई है उस पेज के नंबर को कहाँ लिखा जाता है, इस कॉलम में, लेजर फॉलियो नंबर के कॉलम में लिख दिया जाता है। अच्छा, लेजर फॉलियो कॉलम के क्या बेनिफिट है, इस कॉलम के क्या बेनिफिट है, इससे एक तो ये पता चल जाता है कि जनरल की किन किन एंट्रीज की पोस्टिंग लेजर में की गई है और किसकी नहीं की गई है। क्योंकि जिस एंट्री के सामने ये लेजर फॉलियो नंबर नहीं लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब उसकी पोस्टिंग नहीं की गई है, ठीक है। तो उसको क्या कर दिया जाएगा, पोस्ट कर दिया जाएगा उस एंट्री को। इसके बाद क्या है कि अगर हम इन फ्यूचर ये देखना चाहें कि इस एंट्री की पोस्टिंग लेजर में कहाँ की गई है तो जल्दी से फट से लेजर फॉलियो नंबर, वो पेज नंबर देख के हम उसको उस जगह पे ढूंढ सकते हैं, उस पेज पर लेजर की पोस्टिंग को ढूंढ सकते हैं। कई बार क्या होता है, थर्ड इसका बेनिफिट क्या है कि कई बार बिजनेस का जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल नहीं मिलता है, तो सारी जो एंट्रीज है जनरल की, सारी एंट्रीज को चेक करके ये देखते हैं कि उसकी लेजर में पोस्टिंग हो गई है या नहीं हो गई है। तो ये इसके लेजर फॉलियो नंबर पे इस कॉलम के बिना चेकिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि इस कॉलम में ही हम देख के पता कर सकते हैं कि फला एंट्री की पोस्टिंग लेजर के किस पेज पे की गई, ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्या कॉलम आएगा, अमाउंट डेबिट रुपीज। इस कॉलम में क्या लिखा जाता है, जिस खाते को, जिस अकाउंट को डेबिट किया गया है उसकी अमाउंट लिखी जाती है। और अमाउंट क्रेडिट रुपीज में क्या लिखा जाता है, जिस खाते को, जिस अकाउंट को क्रेडिट किया गया है उसकी अमाउंट इस कॉलम में लिखी जाएगी। इसको हम सिंपल एक एंट्री से समझ लेते हैं।
मान लीजिए 23 जनवरी 2024 को एक ट्रांजैक्शन हुआ है क्या कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन ₹20,000 है ना। 20,000 का माल किससे खरीदा गया है? मोहन से खरीदा गया है। कौन सी तारीख को? 23 जनवरी 2024 को खरीदा गया है। तो सबसे पहला कॉलम क्या है? डेट का कॉलम है। इसमें ऊपर जनवरी 2024 लिखा जाएगा, है ना। महीना और साल एक बार लिखा जाता है। फिर इसके बाद ये जैसे जनवरी खत्म होगा, फरवरी शुरू होगा, तो फरवरी लिख दिया जाएगा। ठीक है। डेट कौन सी है? 23 जनवरी डेट है। अच्छा, अब इसमें एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट तो होगा डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट, है ना। पर्टिकुलर्स में हम जो दो अकाउंट जो जो इफेक्ट होते हैं उनका नाम आता है। तो पहली लाइन में किसका आता है नाम? जो अकाउंट डेबिट किया जाता है उसका नाम। फिर नीचे टू लिखा जाएगा, है ना, थोड़ी जगह छोड़ के, जैसे मैंने बताया ना, थोड़ी जगह छोड़ के टू लिखा जाएगा। टू किससे माल खरीदा गया? मोहन से। टू मोहन अकाउंट। ठीक है। अच्छा, इधर लेजर फॉलियो नंबर मान लीजिए परचेज अकाउंट लेजर में कौन से पेज पे खुला हुआ है? 41 पेज पे खुला हुआ है। और मोहन का अकाउंट का खुला हुआ है 41 पेज पे खुला हुआ है। हम अज्यूम करते हैं तो जो लेजर फॉलियो नंबर है वो आ जाएगा इधर, है ना। परचेज अकाउंट कहाँ खुला हुआ है? 40 पेज पे। और मोहन का अकाउंट कहाँ खुला हुआ है? 41 पेज पे। ये आ गए। अब कितना अमाउंट का माल खरीदा गया है? 20,000 डेबिट में आएगा और इधर 20,000 क्रेडिट में आएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद पर्टिकुलर्स के में क्या आएगा? नरेशन आएगा। एंट्री के बाद क्या आता है? नरेशन, मतलब समरी ऑफ ट्रांजेक्शन। समरी ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या है? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन। नरेशन ऐसा होना चाहिए कि जो मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं हो, लेकिन उससे पूरी बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है। तो ये है जर्नल एंट्री का एग्जाम्पल और ये है इसका फॉर्मेट। अच्छा, ये जो मैंने 1 2 3 4 5 ये कॉलम नंबर डाले हैं, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए डाले हैं। जब भी हम क्वेश्चन में जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे तो एक्चुअली इन नंबर्स को नहीं डालते, खाली जनरल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो नंबर, अमाउंट डेबिट रुपीस, अमाउंट क्रेडिट रुपीस, ये पूरा फॉर्मेट है जनरल का। किसी भी ट्रांजेक्शन में किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, किसे क्रेडिट किया जाएगा, ये हम डबल एंट्री सिस्टम के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो जनरल में एंट्री करते वक्त डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को ही फॉलो किया जाएगा। इसमें मैंने अपना एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो उसे भी जरूर देखें। एक बार हम उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जनरल में एंट्री करने के लिए जनरल में ट्रांजेक्शन को एंटर करने के लिए अकाउंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, सेकंड है रियल अकाउंट और थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो पाने वाला है उसके अकाउंट को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा, और देने वाले के अकाउंट को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। सेकंड है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, यानी कि जो चीज, जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसे क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा, और जो चीज बिजनेस से जा रही है उसे क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। थर्ड कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, यानी कि जितने भी बिजनेस में खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उनको क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा, और जितनी भी इनकम्स हो रही है यानी आय हो रही है उनको क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम एक बार गुड्स का मीनिंग अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन जिन चीजों में बिजनेस करता है, जिन वस्तुओं का व्यापार करता है, वो वस्तु उसके लिए क्या मानी जाती है? गुड्स मानी जाती है। तो गुड्स आर द थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल, यानी कि रीसेल करने के लिए जो चीजें बिजनेस में खरीदी जाती हैं, लाभ कमाने के लिए खरीदी जाती हैं, वो ही क्या माना जाता है? गुड्स माना जाता है। जैसे एक कपड़े का व्यापारी है तो कपड़ा उसके लिए क्या है? गुड्स है। लेकिन ऑफिस में बैठने के लिए, अपने बैठने के लिए, स्टाफ के बैठने के लिए वो फर्नीचर खरीदता है, तो वो फर्नीचर उसके लिए गुड्स नहीं है, जबकि वो फर्नीचर उसके लिए क्या है? असेट्स है। तो
अकाउंटिंग में जो गुड्स की परचेज की जाती है उसे ही परचेज अकाउंट में शामिल किया जाता है। असेट्स की परचेज को परचेज अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। तो गुड्स को यहाँ पे 5 भागों में 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी कैटेगरी है? फर्स्ट है परचेज, सेकंड है सेल्स, थर्ड है परचेज रिटर्न, फोर्थ है सेल्स रिटर्न एंड फिफ्थ है स्टॉक। तो इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट इसमें क्या बताया गया है? परचेज अकाउंट है ना। परचेज अकाउंट जब भी कोई बिजनेसमैन माल खरीदता है ना, गुड्स खरीदता है, ऐसी चीजें खरीदता है जिसमें वो बिजनेस कर रहा है, तो इसे क्या माना जाएगा? परचेज माना जाएगा। और परचेज अकाउंट को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। तो परचेज अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। तो क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो परचेज एक एक्सपेंसेस है, खर्चा है, इसलिए ये अकाउंट हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। दूसरा क्या है? सेल्स अकाउंट है ना, विक्रय खाता। जब भी बिजनेस द्वारा कोई माल बेचा जाता है ना, सेल ऑफ गुड्स है ना, जिन चीजों को रीसेल करने के लिए खरीदा गया है उन्हें बेचा जाता है, तो ये क्या क्या माना जाएगा? सेल्स मानी जाएगी। और सेल्स अकाउंट भी क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। और सेल्स क्या है? बिजनेस के लिए एक इनकम है। तो क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम, तो इसलिए सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। थर्ड है परचेज रिटर्न अकाउंट। जब बिजनेस द्वारा कोई माल खरीदा गया और उसे वापस लौटा दिया जाता है, तो ये क्या माना जाएगा? परचेज रिटर्न माना जाएगा। इसे रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट भी क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। तो इसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि इतनी अमाउंट से परचेज का जो खर्चा है वो क्या हो गया? कम हो गया। तो खर्चा कम होने से ये अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो क्योंकि हमने पहले परचेज अकाउंट को डेबिट किया, तो परचेज रिटर्न अकाउंट को ऑटोमेटिकली क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न क्या है? जब बाहर कोई माल बेचा गया और उस बेचे गए माल को खरीदने वाले ने बिजनेस को वापस लौटा दिया, तो ये क्या मानी जाएगी? सेल्स रिटर्न मानी जाएगी। इसे सेल्स इनवार्ड भी बोला जाता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट भी क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। और इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि इस सेल्स रिटर्न की अमाउंट से बिजनेस का क्या हो गया? इनकम कम हो गई। ठीक है ना, सेल्स होने से जो इनकम हुई, तो सेल्स रिटर्न होने से उतनी इनकम कम हो जाती है। तो इनकम कम होने से इस अकाउंट को क्या कर दिया जाता है? डेबिट कर दिया जाता है। तो क्योंकि हमने सेल्स होने पे पहले सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। फिफ्थ आता है स्टॉक अकाउंट। तो बिजनेस में जो माल बिना बिका हुआ रह जाता है, यानी अनसोल्ड गुड जो होता है, उसको क्या बोला जाता है? स्टॉक। तो ये 5 कैटेगरीज थी गुड्स की। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, उसमें सबसे पहला है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक छूट। ये डिस्काउंट होलसेलर या मैन्युफैक्चरर द्वारा रिटेलर को माल के लिस्ट प्राइस पर, या जिसको कहते हैं एमआरपी पर, एक फिक्स परसेंटेज के रूप में दिया जाता है। लेकिन ये डिस्काउंट उस समय दिया जाता है जब माल बड़ी मात्रा में या इकट्ठा खरीदा जाता है। ठीक है ना, यानी कि दिस इज डिस्काउंट अलाउड टू एनकरेज सेल्स। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है? ये डिस्काउंट कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन पर दिया जाता है, क्योंकि ये परचेज से रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट की अलग से कोई एंट्री नहीं की जाती है, बल्कि इसे कैश मेमो या इनवॉइस की अमाउंट में से लेस करके दिखाया जाता है। जैसे एक बिजनेसमैन ने 1 लाख रुपए का माल 20% ट्रेड डिस्काउंट पर बेचा है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट में क्या आएगा? 80,000 रुपीज आ जाएगा। डिस्काउंट की अलग से कोई एंट्री नहीं की जाएगी। अच्छा, जब ट्रेड डिस्काउंट पर बेचा हुआ माल वापस आ जाता है, वापस लौट के आ जाता है, तो सेल्स रिटर्न पर भी माल के लिस्ट प्राइस में से जो डिस्काउंट की परसेंटेज है वो लेस करके अमाउंट दिखाई जाती है। यानी जैसे 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपीज का माल वापस लौट के आया है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट कितने रुपीज से डेबिट होगा? 20,000 माइनस 4,000। 20% ट्रेड डिस्काउंट के लेस होके और 16,000 रुपीज से ये एंट्री की जाएगी। दूसरा है कैश डिस्काउंट, जिसको बोलते हैं नकद छूट। अच्छा, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कैश सेल्स को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। और
कैश पेमेंट, प्रॉम्प्ट कैश पेमेंट को प्रमोट करने के लिए भी दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब है, जब बिजनेस द्वारा कोई माल उधार बेचा जाता है और उस उधार माल की अमाउंट को जल्दी से जल्दी रिसीव करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो क्या कहलाता है, कैश डिस्काउंट कहलाता है। यानी डिस्काउंट अलाउड टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। अच्छा, ये डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब कस्टमर खरीदे गए माल का पेमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कर देता है। यानी ये डिस्काउंट कस्टमर को माल का अर्ली पेमेंट करने के लिए एनकरेज करने के लिए दिया जाता है। अच्छा, क्योंकि ये डिस्काउंट अमाउंट के पेमेंट के वक्त दिया जाता है, इसलिए इस डिस्काउंट की एंट्री भी कब की जाती है, पेमेंट के टाइम पे ही एंट्री की जाती है। अच्छा, तो ये जो डिस्काउंट होता है यानी कैश और जो ये ट्रेड डिस्काउंट है, ये क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो जब हमें बिजनेस द्वारा माल बेचा जाता है तो क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है ना, तो उसको क्या बोला जाएगा, डिस्काउंट अलाउड बोला जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और दूसरी तरफ क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव, जनरली डिस्काउंट बिजनेस को कब मिलता है, माल के खरीद के वक्त, यानी कि बिजनेस द्वारा जब माल परचेज किया जाता है तो बिजनेस को क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव होता है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, एक तरह से इनकम है या प्रॉफिट है। तो डिस्काउंट रिसीव को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। अच्छा, एक बात और है, जब किसी कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दिया जाता है तो पहले किसकी कैलकुलेशन की जाएगी, ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन की जाएगी। उसके बाद जो बाकी अमाउंट बचती है उसमें से किसकी कैलकुलेशन की जाएगी, कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन की जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर को 20,000 का माल बेचा गया है और उसे 10% क्या दिया गया, ट्रेड डिस्काउंट दिया गया, और 2% क्या दिया गया, कैश डिस्काउंट दिया गया। यानी कि माल की एमआरपी या लिस्ट प्राइस कितनी है, 20,000 रुपीज है। तो 20,000 में से पहले 10% क्या कैलकुलेट किया जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाएगा। कितना आया, 10%, 2,000 रुपीज आया। तो बाकी अमाउंट कितनी बच गई, 18,000। यानी जनरल में एंट्री कितने से की जाएगी, 18,000 से की जाएगी। इसमें से क्रेडिट होगा 20,000 माइनस 10%, यानी 18,000 से सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद कैश डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 2% कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी 18,000 का 2% कितना हो गया, 360 रुपीज कैश डिस्काउंट हो गया। 60 रुपीज किस में चले जाएंगे, डिस्काउंट अकाउंट में चले जाएंगे। तो यानी नेट अमाउंट कितनी बचेगी, 17,640 रुपीज से ये एंट्री की जाएगी। ठीक है ना, अमाउंट, नेट अमाउंट कितनी पेबल है, 17,640 रुपीज।